हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन डिजीज़ के जो नेक्स्ट हमारे डिजीज़ है उन दो डिजीज़ों को आज समझेंगे। पहला है वूपिंग कफ, नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है? ट्यूबरक्लोसिस अ हाईली infectious disease characterized by inflammation in the lungs and other body। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? इसके एक तरह से ये समझे कि आपके लंग्स में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है और जो बैक्टीरिया हैं वो आपके लंग्स को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। इनके कॉजेटिव एजेंट क्या है? कॉजेटिव एजेंट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये कैसे फैलता है? द स्पुटम स्प्लिटेड आउट फ्रॉम द टीबी इन्फेक्शन पर्सन एक्ट एज द मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इट इज़ एन एयरबोर्न डिजीज ट्रांसमिटेड वाया ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। जो स्पुटम है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके स्पुटम से दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये जो ट्यूबरक्लोसिस की जो बैक्टीरिया है ये आपके लंग्स में प्रेजेंट होते हैं और आपके स्पुटम में जो गोनैड सेल है, जो म्यूकस है, वहाँ पर इन्फेक्टेड होने की वजह से वहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस की बहुत ही ज़्यादा नंबर में वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्पुटम है वो उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और उस स्पुटम में प्रेजेंट होने की वजह से अगर कोई ट्रांसमिटेड बंदा है, अगर कोई जिसको ऐसे ट्यूबरक्लोसिस है वो आपके आसपास है, तो उसके स्पुटम में भी वो प्रेजेंट होगा और उस स्पुटम से एयर में जा कर के फिर कोई और इंसान उसको इनहेल करेगा, सांस लेगा या उसके आसपास खड़ा होगा तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस है। और दूसरा रीज़न है एयरबर्न डिजीज़ है। ये हवा में ही होते हैं, आपके ड्रॉपलेट्स में होते हैं। ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फिर आप इनको इनहेल करते हैं और आपके अंदर ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो ट्रांसमिशन का, कि और किस तरह से ये फैलते हैं। पहला तो है कंजप्शन ऑफ अनपस्चराइज्ड मिल्क फ्रॉम काउ इन्फेक्टेड बाय द ट्यूबरक्लोसिस। कोई ऐसा काउ जानवर जिसको ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है और उसका मिल्क जो है उस ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्ट हो चुका है, और ऐसे मिल्क को हम जो अनपस्चराइज्ड है, जिसमें पास्चराइजेशन की प्रोसेस नहीं की गई, और हम उसको ऐसे इंटेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से भी ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय द फ्लीज एज दे कंटामिनेटेड द फूड स्टफ्स। मतलब जो मक्खियाँ होती हैं उनकी वजह से भी आपको ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। ये अदर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं। अब कोई इन्फेक्टेड फूड है, गंदा है, उसमें जो मक्खी है वो जा कर के बैठ गई है और उसको फिर किसी और ऐसे कंटामिनेटेड फूड को कर रही है और उसको हम इंटेक कर रहे हैं, तो एक ये भी रीज़न होता है ट्यूबरक्लोसिस होने का। दूसरा है ड्यू टू अनहाइजेनिक कंडीशन, पुअर वेंटिलेशन एंड इवन ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। अनहाइजीनिक कंडीशन, क्योंकि आधे से अधिक बीमारी जो हमें हमारे खाने पीने की वजह से होती है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होती है। अगर हम अच्छा साफ़ सुथरा हाइजीनिक और खाना खाते हैं और हेल्दी खाना खाते हैं तो काफ़ी हद तक हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस की वायरस होती है वो बॉडी में हमेशा एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में होती है। जब आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो वो जो ट्यूबरक्लोसिस की वायरस होती है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाती है और फिर आपके धीरे धीरे इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है, आपकी भूख चली जाती है। ये इसके कुछ कारण हैं। सिम्टम्स इनके क्या होंगे? सिम्टम्स जैसे कि बताया कि भूख चली जाती है और आलसी सा होता है, फिर कफिंग भी होती है, कफिंग बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी कफिंग में ब्लड भी आ जाता है, वेट लूज़ होने लगता है, फीवर आते हैं, हाथ पैर में दर्द होता है, बहुत हाई फीवर होता है इसमें, और बॉडी पेन होता है हर जगह, आप सो नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन। इसके प्रिवेंशन क्या है?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जब आपको इस तरह से लग रहा है लंबे ड्यूरेशन तक आपको कफिंग की प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आपके स्पूटम बन रहा है बहुत, तो आपको इसको एग्जामिनेशन करने के लिए आपको लैब में देना है। एग्जामिनेशन स्पूटम एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, एक्सरे और द थोरेसिक रीजन। जब ये आपको ऐसा फील होता है तो आपको एक्सरे करवाना है अपना थोरेसिक रीजन का। और दूसरी बात कि आपके स्पूटम को टेस्ट के लिए लैब में देना है। इससे आपको पता चलेगा कि क्या सच में आपको ट्यूबरक्लोसिस की कोई शिकायत तो नहीं है। उसके टेस्ट होते हैं मोन्टेक्स टेस्ट, BCG का वैक्सीन लगाया जाता है। और प्रिवेंशन ये है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इसके लिए आपको फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन की मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, वो एज़ पर रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर, कि वो आपको किस तरह से आपके ट्रीटमेंट करते हैं और क्या आपके कौन से लेवल पे आपका ट्यूबरक्लोसिस है, कौन सी लाइन की चलनी चाहिए। तो जब भी कुछ ऐसा फील होता है कि हमें प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, खांसी बहुत आ रहा है, स्पूटम आ रहा है, उसमें ब्लड आ रहा है, सुस्तीनेस आ रही है और पेन हो रहा है, तो आप यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। नेक्स्ट है आपका वूपिंग कफ। इसको बोला जाता है खसरा भी शायद बोला जाता है, काली खांसी बोला जाता है। वूपिंग कफ इज़ अ हाईली इन्फेक्शन बैक्टीरिया डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोलेबल एंड वॉल्यूंट कम। जो वूपिंग कफ होती है वो एक बहुत ही हाईली इन्फेक्टियस बैक्टीरिया डिजीज़ होती है। ये अनकंट्रोल होता है, वॉल्यूंट कफ होता है, मतलब आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपको दिन भर लगातार खांसी आता रहेगा, बहुत तेज़ी से आएगा और उसके साथ में बहुत अजीब सी आवाज़ आएगी, खांसी की अलग ही आवाज़ होगी, इसीलिए इसको कहा जाता है काली खांसी। वूपिंग कफ ओकर्स इन 3 स्टेज, ये 3 स्टेज में होती है। कैटरल स्टेज लास्ट 10 डेज़ के अंदर होती है। पैरोक्सिमल स्टेज ये 2 से 4 वीक के अंदर होती है। कन्वल्सेंट स्टेज लास्ट फॉर 1 to 2 वीक, ये होती है वूपिंग कफ। अब वूपिंग कफ के कॉजेटिव एजेंट क्या है, इसमें ग्राम नेगेटिव प्लीमॉर्फिक बैसिलस यानी जो बैक्टीरिया वायरस है जो वो है आपका बोर्टेला पर्ट्यूसिस, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है जिसकी वजह से ये वूपिंग कफ होती है। इसके कॉजेटिव एजेंट में बोर्टेला पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड फॉमेट्स। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इन द सेंस कि आपके एयर्स में जो आप खांसते हैं या फिर एयर में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और ये आपके अगर लंग्स में है तो ड्रॉप वाइज जब आप छींकते हैं या खांसते हैं तो वो ड्रॉप्स वाइज होते हुए पूरे इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। इसीलिए जब भी खांस रहे हो, स्नीजिंग कर रहे हो, तो यू शुड टेक योर टिश्यू पेपर ऑन योर माउथ। नेक्स्ट है आपका सिम्टम्स। इसके क्या सिम्टम्स है, माइल्ड फीवर होगा, इरिटेटिंग कफ होगा, जाहिर सी बात है थोड़ी सेकंड देर में आपको कफ होती रहेगी और आप इससे बहुत परेशान आपको फील होगा। सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होगी, रिस्पायरेशन में होगी, ज़्यादा आपको फोर्स यूज़ करना पड़ेगा आपके सांस लेने पे, खांसी आएगी, गले में दर्द होगा, खराश होगा, स्वेलिंग सी फील हो जाएगी आपके गले में। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। अर्ली डायग्नोसिस थ्रू बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। प्रिवेंशन सब अर्ली डायग्नोसिस, शुरुआत में ही आपको सिम्टम्स शुरू दिखाई पड़ते हैं, आप खांसना, तो आपको शुरुआत में ही डायग्नोस कराना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाना है। आइसोलेट कॉन्टैक्ट एंड केस, अगर और ख़ुद को आइसोलेट कर लेना है ताकि कुछ समय के लिए, कुछ वीक के लिए लोगों की कांटेक्ट से, फैमिली कांटेक्ट से जितना ज़्यादा हो सके दूर रहना है ताकि ये दूसरे को भी ना फैले। ट्रीटिंग विथ इरेथ्रोमाइसिन, ये इरेथ्रोमाइसिन एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है, उसके साथ में इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये इसके प्रिवेंशन रहे। थैंक यू क्लास।